नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की, और आज हम बात करेंगे यूरोपियन कंपनियों का आगमन। यूरोपियन कंपनियों का आगमन हम लोग पढ़ेंगे। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको हाथ से लिखकर ही पढ़ाऊंगा। अराइवल, आप लोग ध्यान रखेंगे कि भैया हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके बारे में? यूरोपियन कंपनियों के बारे में, कि अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पर लाइव नहीं हैं, वो सभी बच्चों लाइव आ जाइए। चलिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। अच्छा, क्या ये स्पेलिंग ठीक है? ये स्पेलिंग एकदम से गलत लिख दी है। अराइवल होता है ARIVAL, ये होता है अराइवल। यही तो होता है जी, अराइवल ऑफ यूरोपियन। आप कह सकते हैं यूरोपियन, कि भैया जल्दी से आप लोग आ जाएं। यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, ठीक है जी, इन इंडिया। भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ऐसे करके हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। आप कह सकते हैं भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। जैसे कि अगर बात होगी कि भारत आने के लिए दो मार्ग थे, भारत आने के दो मार्ग थे। हम लोग अधिकतर यही पढ़ते हैं कि भारत की माँ खोज हुई थी। नहीं, भारत तो पहले से था। भारत तो सिकंदर के टाइम से था, क्योंकि सिकंदर ने सबसे पहले आक्रमण किया था 326 बीसी में। हालांकि भारत आने का जो स्थल मार्ग था और समुद्री मार्ग था, उस समय समुद्री मार्ग के बारे में जानकारी यूरोपियंस को नहीं थी, केवल स्थल मार्ग के बारे में जानकारी थी। हुआ ये कि भारत आने के दो प्रवेश द्वार थे, दो गेटवेज इन इंडिया थे। एक था भैया पहला, जो कि स्थल मार्ग था उत्तर पश्चिम, और एक था भैया जो समुद्री मार्ग था, सी रूट था। अब जो स्थल मार्ग था, जो लैंड रूट था, वो बाल्कन से टर्की, टर्की से फारस, फारस से ईरान, ईरान से इराक, इराक से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से भारत आता था। ठीक है जी, कहाँ आता था? बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोग बात कर लेते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अब बात ये आ गई भैया कि समुद्री मार्ग की खोज कैसे हुई। तो यहां पर मैं बात करूंगा समुद्री मार्ग की खोज। समुद्री मार्ग, जो समुद्री मार्ग है, इसकी खोज कैसे होती है? आप कहेंगे सर जो सी रूट है, इस सी रूट की खोज कैसे हुई थी? सी रूट की खोज कैसे हुई? किसने की थी सी रूट की खोज? आप कहेंगे सर सी रूट की खोज के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियास। क्या नाम है जी? बार्थोलोमियो डियास। आप कहेंगे सर बार्थोलोमियो डियास जो समुद्री खोज के लिए निकलता है। पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकलता है। कहां से? पुर्तगाल से। आप कहेंगे पुर्तगाल से भैया 1488 में, 1488 में एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियास। क्या नाम है? बार्थोलोमियो डियास। ये एक व्यक्ति है जो पुर्तगाल से समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला। ठीक है जी, पुर्तगाल से समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला। ठीक है, बार्थोलोमियो डियास समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ये भैया दक्षिण अफ्रीका में आया, और जब दक्षिण अफ्रीका में आया तो इसे बहुत सारा वहां पर पानी ही पानी दिखाई दिया। जब पानी ही पानी दिखाई दिया तो वहां पर क्या हुआ कि ये एक टापू को देखता है। इसे एक टापू दिखाई दिया।
इसे एक टापू दिखाई दिया, उस टापू का नाम इसने रख दिया कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम रख दिया? कैप ऑफ गुड होप। आप कहेंगे कैप ऑफ गुड होप इसका नाम रख दिया। तो यहां पर हम बात करेंगे कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियास ने, जिसे हम उत्तर मासा अंतरीप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? उत्तमासा अंतरीप के नाम से भी हम जानेंगे कि अंतरीप कहा जाता है, तूफानी द्वीप कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियास ने। अब ये यहीं से वापस चला जाता है। एक टापू कहां पर देखा था? ये देखा गया दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में इसकी खोज हो गई। दक्षिण अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने करती? बार्थोलोम्यू डियास ने। लेकिन ये यहीं से वापस चला जाता है। इसे तूफानी द्वीप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? तूफानी द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। अब ये वापस चला गया। जब ये वापस गया तो एक व्यक्ति और है जो समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलेगा। एक दूसरा व्यक्ति समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है जी। कोलंबस खोज के लिए निकलता है 1492 में। और ये कहां से? स्पेन से। ये कहां से निकलता है? स्पेन से। ये भी भारतीय समुद्री मार्ग की खोज के लिए स्पेन से निकलता है कोलंबस। लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण ये कहां चला जाता है? कोलंबस रास्ता भटक जाता है, और रास्ता भटक जाने के कारण ये कहां चला जाता है? ये चला जाता है जी कहां पर? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में चला जाता है। इसे यह बताया गया था कि जो भारत के लोग हैं वो काले हैं, जो भारत के लोग हैं वो काले हैं। ठीक है जी। जो भारत के लोग हैं वो काले हैं। अब ये कहा गया जब भारत के लोग काले हैं तो भैया क्या आप मुझे देख के कह सकते हैं भारत के लोग काले हैं? नहीं कह सकते ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम बात करेंगे कि ये कहां पहुंचा? नॉर्थ अमेरिका में। कहां पहुंच जाता है? ये पहुंच जाता है उत्तरी अमेरिका में। आप कहेंगे सर ये उत्तरी अमेरिका में पहुंचा, नॉर्थ अमेरिका में पहुंचा, और ये बड़ा खुश हुआ। ये बड़ा खुश हुआ कि भाई मैं तो भारत आ चुका हूं, क्योंकि इसे काले लोग दिखाई दे गए। इसे काले लोग दिखाई दे गए। लेकिन इसने अमेरिका के जो निवासी थे, अमेरिका के लोग थे, पीपल थे, अमेरिका के लोगों को क्या कहा? अमेरिका के लोगों को कहा रेड इंडियन। क्या कहा? रेड इंडियन कहा। क्यों? क्योंकि इसे यह बताया गया कि भारत के लोग काले हैं, तो इसने कहा यहां तो काले हैं लेकिन ये इंडिया नहीं है, तो इसने कहा कि भैया ये रेड इंडियन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? रेड इंडियन, नीग्रो नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया जी? नीग्रो नाम दे दिया। आप कहेंगे नीग्रो, नीग्रो कहा। क्या कहा जी? नीग्रो कहा। यहां तक हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए, अब बात आती है सर यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद एक व्यक्ति आएगा जो भारतीय समुद्री मार्ग की खोज करेगा, जिसका नाम है भैया, अब एक व्यक्ति और निकलता है 1498 में। 1498 में एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है जी? आप कहेंगे वास्को डी गामा। ऐसे करके आप लोग लिखेंगे वास्को डी गामा। हम लोग यहां पर बात करेंगे वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा ये कहां से निकला था? पुर्तगाल से। कहां से? पुर्तगाल से निकला था। जब ये पुर्तगाल से समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलता है तो इसे कैप ऑफ गुड होप के बारे में तो पता था। कैप ऑफ गुड होप के बारे में तो पता था। तो कैप ऑफ गुड होप के बारे में जब इसे पता चला तो कैप ऑफ गुड होप से ये कहां आता है? आप कहेंगे सर कैप ऑफ गुड होप होते हुए ये कहां पहुंच जाता है? कैप ऑफ गुड होप से ये कहां पहुंचा? ये पहुंचा भैया कहां पर? कालीकट में। कहां पहुंच जाता है? कालीकट। और कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर उतरा। कहां पर? कप्पक
आप कहेंगे कप्पक डाबू बंदरगाह पर। जो कप्पक डाबू बंदरगाह था, कप्पक डाबू बंदरगाह, बंदरगाह जिसे हम अंग्रेजी में पोर्ट बोलते हैं, कहां पर उतरा था ये? तो कप्पक डाबू बंदरगाह में। हालांकि ये वास्को डी गामा ये गुजरात की सीमा में आता है। कहां पर आता है? गुजरात की सीमा में आता है। और जब ये गुजरात की सीमा में आता है तो ये एक व्यापारी है अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद से कहता है कि जी मुझे भारत जाना है। तो अब्दुल मजीद कहता है कि भारत में तो आप आ गए, आपको भारत में कहां जाना है? इसने कहा जी मुझे तो मसाले वगैरह चाहिए, तो मसाले के लिए मैं भारत आया हूं। अब्दुल मजीद ने कहा तो फिर तो आपको केरल जाना चाहिए, आप केरल जाइए। ठीक है जी, कहां जाइए? केरल जाइए। केरल में इसने केरल में जाना है तो आप कहेंगे भैया तो अब्दुल मजीद की सहायता से, कि भैया इसकी हेल्प किसने की थी, इसकी सहायता किसने की थी? इसकी सहायता की थी किसने? अब्दुल मजीद ने। किसने की थी भैया? आप कहेंगे अब्दुल मजीद, कि भैया इसे केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचने में सहायता अब्दुल मजीद द्वारा की गई। अब्दुल मजीद द्वारा भैया सहायता की जाती है। और ये केरल के जो कालीकट है ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है केरल में। कहां पर पड़ता है ये? केरल में। तो ये कहां पर आ जाता है? केरल में आ जाता है। कहां पर आ जाता है? केरल में। कौन से बंदरगाह पर? कप्पक डाबू बंदरगाह पर। अच्छा, वास्को डी गामा जब भारत से वापस गया तो जब ये रिटर्न हुआ, जब ये रिटर्न होता है तो भारत से जो सामान था, जो भारत से सामान लेकर गया उसे भैया पुर्तगाल में कितने रुपए में बेचा? भारत से जो सामान लेकर गया, जो सामान लेकर गया, जो सामान लेकर गया, जो भी वस्तु मसाले लेकर गया उसे, उस सामान को उसे 60 टाइम्स यानी कि 60 टाइम प्रॉफिट में बेचा, 60 गुना मुनाफे पर बेचा, 60 गुना मुनाफे पर बेचा। किस पर बेचा? मुनाफे यानी कि प्रॉफिट पर बेचा। कितने टाइम्स प्रॉफिट पर बेचा? तो आप कहेंगे भैया प्रॉफिट पर बेचा। कितने प्रॉफिट पर बेच दिया? तो आप कहेंगे सर 60 गुना, 60 गुना मुनाफे पर बेच दिया। कितने गुना मुनाफे पर बेच दिया जी? 60 गुना मुनाफे पर बेच दिया। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहां पर बात करते हैं। अब वास्को डी गामा के बारे में मैं बात करता हूं। वास्को डी गामा भारत 3 बार आया, भारत 3 बार आया। आप कह सकते हैं वास्को डी गामा भारत 3 बार आया, 3 टाइम्स भारत आया, 3 टाइम भारत आया। ठीक है जी। वास्को डी गामा केम इन इंडिया, कितने टाइम आया भैया? 3 टाइम्स। तो पहली बार तो हमने पढ़ ही लिया था कि फर्स्ट टाइम कब आया था? 1498 में आया। दूसरी बार कब आया? 1502 में आया। और तीसरी बार कब आया? आप कहेंगे सर 1524 में। और 1524 में उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई जी? उसकी मृत्यु, कि भैया उसकी डेथ हो जाती है। और ये डेथ कहां पर होती है? आप कहेंगे सर कोच्चि में। कहां पर भैया? कोच्चि, जिसे हम कोच्चीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम कोच्चीन भी कहते हैं। कि सर इसकी मृत्यु कहां पर हो गई थी? कोच्चीन में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब बताओ क्या पीडीएफ से ज्यादा अच्छा लग रहा था या ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? बताओ जल्दी से, जल्दी से बता दो। तो आप कहेंगे वास्को डी गामा यहां पर आ जाता है, वास्को डी गामा यहां पर आ जाता है, 3 बार आया, उसकी मृत्यु कोच्चि में हो गई। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोगों ने आई होप लिख ली होंगी।
चलिए लिख लिए। अब मैं यही यहां पर लिखवाता कि यूरोपियन कंपनियों का आगमन भारत में दो, पहला स्थल मार्ग था, ये तो मैंने जर्नली आपको बता ही दिया। यहां से मेन हमने पढ़ा था कि भैया, यहां से मेन हम लोगों ने पढ़ा था कि ये चीज आ जाती है, ये चीज भैया जो है यहां पर अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं, चलिए यहां पर मैं इसकी बात कर लेता हूं कि भाई ये बार्थोलोमियो डियास आया था, इसकी खोज इसने कर दी, इसे तूफानी अंतरीप कहते हैं। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस उत्तरी अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कर दी। चलिए यहां पर हमने ये पढ़ लिया था कि 1498 में वास्को डी गामा भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की, सहायता की थी अब्दुल मजीद ने, और ये गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद। कप्पक डाबू बंदरगाह कालीकट में उतरा, जिसका स्वागत जमोरिन ने किया। ठीक है जी, किसने किया? जमोरिन ने किया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए पीडीएफ से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए आप लोग ऐसे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है। चलिए उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। वास्को डी गामा वापस जाते समय जो मसाले लेकर गया था, जो सामान लेकर गया था, उसे 60 गुना मुनाफे पर बेचा। भारत दूसरी बार 1502 में आया, तीसरी बार 1524 में आया, यही तो मैंने वहां लिखवाया है। और 1524 में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी। यही तो हमने पढ़ा था कि भैया ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या हुआ था 1524 में कोच्चि में इसकी मृत्यु हो गई। और 1503 यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं कि 1503 में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री लगाई गई। हालांकि जो फैक्ट्री लगाई जाती थी वो फैक्ट्री नहीं होती थी, वो गोडाउन होते थे। जैसे कोई खाली हॉल ले लिया और उसमें जो सामान इधर उधर से खरीदते थे ये उसे भरते रहते थे, और जैसे ही वो जहाज के बराबर हो जाता था तो उसे वो अपने जहाज में भर कर ले जाते थे। तो पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने 1503 कोचीन में व्यापारिक कोठी के नाम से खोल दी। कि भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहां पर खोली गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली पुर्तगाली कोठी 1503 में कहां पर खोली थी। आप कहेंगे सर कहां पर खोली थी पुर्तगालियों ने? कोचीन में। कहां पर? कोचीन में। इन 1503 द पुर्तगालीज ओपन द फर्स्ट ट्रेडिंग हाउस यानी कि कंपनी इन कोचीन। फिर 1505 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहां पर खोल दी? तो 1505 में दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कन्नूर में खोल दी। कहां पर? इन 1505 द सेकेंड पुर्तगालीज फैक्ट्री वॉज सेट अप इन कन्नूर। उसके बाद आता है जी पहला पुर्तगाली गवर्नर। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था जी? आप कहेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कब आता है? 1505 से 1509। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया जिसने भारत में विलू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति अपनाई। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? केम एज द फर्स्ट पुर्तगालीज गवर्नर। आप कहेंगे सर पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आया था उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कब आया था? 1505 से 1509 तक भारत में रहा। और ये यहां तक आप लोग भैया इसको लिख लीजिए। हाँ जी बहुत बढ़िया, ये हमने लिख लिया कि भैया पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आया था वो कौन था। यहां तक तो हमने लिख ही लिया था। अब ये 3 लाइन है, मुझे नहीं लगता कि इतना समय आपको लिखने में लगेगा। चलिए फिर भी आप लोग लिख लीजिए कि भैया ये सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है जी, चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। बात आती है
कि जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या क्या किया? शांत जल की नीति अपनाई, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, और कार्टेज पद्धति लागू की। शांत जल की नीति और कार्टेज पद्धति फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा लागू की गई। ये एक ऐसी पद्धति थी जिसमें हिंद महासागर में आने वाले जहाजों से, शिपयार्ड से क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। क्या लिया जाता था जी? टैक्स लिया जाता था। कार्टेज पद्धति भी भैया यही थी कि जितने भी कार्टेज आएंगे उनके ऊपर पर कार्टेज के हिसाब से वहां पर टैक्स लिया जाएगा। अब भैया 1509 से 1515 में एक गवर्नर आता है जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भी कहां से आया था? ये भी पुर्तगाल से ही आया था। कहां से? पुर्तगाल से भारत आया। कहां से? पुर्तगाल से भारत आया। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 1510 में बीजापुर को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। किससे छीन लिया? यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। किसने? तो आप कहेंगे सर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में आता है। इसने बीजापुर के राजा से, यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के राजा थे, उनसे गोवा को छीन लिया। चलिए, बात यह है कि शांत जल की नीति और कार्टेज पद्धति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। आप कहेंगे ये दोनों किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आप कहेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। यहां पर 1509 में एक पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1510 में रहता है। ठीक है जी। उसके बाद 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क बीजापुर से गोवा को छीन लेता है। बीजापुर के राजा हुआ करते थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनने वाला पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसके बाद 1529 में नीनो डी कुन्हा आता है। यह भी गवर्नर बनकर आया और इसने क्या किया? 1530 में गोवा को क्या बना लिया? हालांकि आगे लिखी होगी ये लाइन, चलिए फिलहाल तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए। फिलहाल तो आप लोग यहां पर लिख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया कि भैया 1529 में नीनो डी कुन्हा भारत आता है। जब ये भारत आया तो इसने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना दिया। क्या बना दिया? पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना दिया। ठीक है जी। क्या बना दिया? तो आप कहेंगे 1530 मेड गोवा द कैपिटल ऑफ पुर्तगाली एम्पायर। यहां तक लिख लिया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि सर 1530 में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया। कि भैया गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी, जल नीति और पद्धति क्या थी? कुछ बताइए। जल नीति शांत नीति को ही कहा गया था, जिसको अल्फांसो डी अल्बुकर्क या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, आप कहेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। धीरज शर्मा जी, लगभग 15 जुलाई तक जाएगी ये क्लास, 15 जुलाई तक जाएगी। ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, हम बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे भैया गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? तो आप कह सकते हैं सर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। नेक्स्ट एक स्वाली का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? स्वाली का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली 1612 में लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। कि भैया स्वाली का युद्ध कब हुआ था? स्वाली का युद्ध कब हुआ है? आप कहेंगे स्वाली का युद्ध 1612 में हुआ है, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। ब्रिटिश डिफीटेड पुर्तगालीज। अब उसके बाद आती है भैया 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हो गई।
अब भैया जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, पुर्तगाल अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, पुर्तगाल अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। पुर्तगाल ने अपनी राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजकुमार के साथ कर दी, ब्रिटेन के राजकुमार के साथ कर दी। जब ब्रिटेन के राजकुमार के साथ कर दी, चार्ल्स सेकंड के साथ कर दी, तो बदले में कह लें या दहेज में कह लें, दहेज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दहेज में क्या दे दिया गया, दहेज में दे दिया गया भैया क्या, आप कहेंगे बॉम्बे। दहेज में क्या दिया है, बॉम्बे दे दिया है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया जी। चलिए हम लोग यहां तक बात करेंगे, हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। मैं टाइम आपको दे रहा हूं, मैं टाइम आपको भैया यहां पर दे रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लिया आप लोगों ने भैया। लिख लिया हो तो बता देना भैया। चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि पुर्तगाल ने, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पुर्तगाल ने बॉम्बे दहेज में दिया। दहेज में दिया। ठीक है जी, पुर्तगाल ने बॉम्बे दहेज में दिया। यहां तक आप लोग, पुर्तगाल ने बॉम्बे दहेज में दे दिया, या ऐसे लिखना, बॉम्बे दहेज में ब्रिटेन को दिया। किसको दिया जी, ब्रिटेन को दिया। किसको दे दिया, ब्रिटेन को दिया। यहां पर आप लोग लिख लेंगे, किसको दे दिया जी, ब्रिटेन को दे दिया। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब डच के बारे में। एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। डच भारत कब आते हैं, डच भारत कब आते हैं, तो आप कहेंगे भैया डच भारत कब आते हैं, तो आप कहेंगे कि डच भारत आ जाते हैं 1602 में। कब आते हैं जी डच, आप कहेंगे जी डच आते हैं 1612 में। कि भैया डच कब आ गए थे भारत, तो आप क्या कहेंगे जी, डच आ गए थे 1612 में। ठीक है, डच कहाँ के रहने वाले थे, रेजिडेंट कहाँ था इनका डच का, तो आप कहेंगे होलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। होलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। क्या कहते थे जी, डच कहते थे। और पहला जो डच यात्री था उसका नाम था कार्नेलिस द हाउटमैन। कार्नेलिस द हाउटमैन, ये 1596 में भारत आया था। कि पहला डच यात्री जो भारत आया था 1596 में, उसका नाम क्या था, उसका नाम था कार्नेलिस द हाउटमैन। और जब डच भारत आए तो भारत में ये किस नाम से आए थे, तो भारत में ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आ गए। कब, 1602 में। जब ये भारत आए तो इन्होंने भारत में भैया अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1605 में मसूलीपट्टनम में। कहां पर, मसूलीपट्टनम, जो कि उस समय आंध्र प्रदेश में पड़ता था, मसूलीपट्टनम। फिर दूसरी फैक्ट्री लगा दी उन्होंने भैया कहां पर, पुलिकट, तमिलनाडु में पड़ता है क्या पुलिकट, तो आप कहेंगे सर 1610 में। 1610 में, हाँ जी 1602 में, 1602 में, 1612 में भैया स्वाली का युद्ध हुआ है। 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ है, हाँ जी ठीक है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। क्या आती है, 1600
1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1612 में। 1612 में क्या आता है? अच्छा मैंने 1612 ही बोल दिया क्या? ओहो, वो स्वाली वाला चल रहा होगा ना दिमाग में, स्वाली का युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध हुआ था 1612 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई 1602 में। कब? 1602 में। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली 1698 में आ गए, फिर डच आ जाते हैं 1602 में, फिर डैन आ जाते हैं 1616 में, फिर भैया फ्रांसीसी आ जाते हैं 1664 में। कब आते हैं? 1664 में। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आप कहेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आ गई थी? 1602 में। अच्छा पहली फैक्ट्री कब लगी थी? 1605 में। कहां पर? मसूलीपट्टनम में। दूसरी फैक्ट्री कब लगी थी? तो आप कहेंगे सर 1610 में। दूसरी फैक्ट्री कब लग गई थी? 1610 में। तीसरी फैक्ट्री, एक तीसरी फैक्ट्री थी, तीसरी फैक्ट्री ईस्ट डच अलग है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी तो सब में लगेगा, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो डैन ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, बस ईस्ट इंडिया कंपनी सब में लगेगा। चलिए बात आती है, सूरत में एक फैक्ट्री लगाई गई थी डच के द्वारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सूरत में तीसरी फैक्ट्री लगी थी जिसे हम सूरत के नाम से जानेंगे 1616 में। 1616 में एक लगी थी 1653 में कहां पर? चिनसुरा में। एक 1658 में लगी थी बालासोर में। कहां? बालासोर में। चलिए बात आ जाती है जी तीसरी फैक्ट्री लगी थी सूरत में, चौथी फैक्ट्री लगी थी चिनसुरा में और पांचवी फैक्ट्री लगी थी बालासोर उड़ीसा में। अब बात आती है सर, एक इंपॉर्टेंट युद्ध है बेदरा का युद्ध, कि भैया बेदरा का युद्ध कब लड़ा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बेदरा का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने डचों को पराजित कर दिया, कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे बेदरा का युद्ध कहते हैं। कि भैया बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1759 में। 1759 में यह लड़ा जाता है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड द डच। अब बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानेंगे। इसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 में ब्रिटेन में हुई थी, और जब ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई थी तब भारत में मुगल शासक कौन था? भारत में मुगल शासक कौन था? जिस समय ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई उस समय मुगल शासक कौन था जी? आप कहेंगे मुगल शासक था जिसका नाम है जी, जिसका नाम क्या है? अकबर। क्योंकि अकबर 1605 में मरा है। अब बात आती है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था? तो 1597 में जॉर्ज मिल्डेन हॉल भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। हम लोगों को तो यही पता था, हम लोगों ने तो यही पढ़ा था कि भाई भारत पहले आया था कैप्टन हॉकिंस, यही पढ़ा था ना हमने कि कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज था जो 1608 में आया था, ये हमने पढ़ा था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो अंग्रेज व्यापारी था। अगर केवल ये पूछ ले कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था, तब आप कहेंगे भैया जॉर्ज मिल्डेन हॉल। अगर पूछ ले भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था, तब कैप्टन विलियम हॉकिंस, तब कैप्टन विलियम हॉकिंस। चलिए हम लोग बात करते हैं कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो कौन था भैया? जॉर्ज मिल्डेन हॉल। बात यह है कि भैया बेदरा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? डच पहले आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, उसके बाद भैया उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद भैया आप कहेंगे डच आते हैं 1602 में, उसके बाद अंग्रेज आएंगे 1608 में। ठीक है, पहले अब हम यहां पर अंग्रेजों की बात करेंगे। अंग्रेजों की बात करेंगे कि भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है 1600 में ब्रिटेन में। भारत में इस समय मुगल शासक अकबर था। चलिए भारत आने वाला पहला अंग्रेज था जॉर्ज मिल्डेन हॉल। अब बात आते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस की। कैप्टन विलियम हॉकिंस ये 1608 से 1611 तक भारत में रहा। ये पहला अंग्रेज व्यापारी था जो रेड ड्रैगन
हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। रेड ड्रैगन और हेक्टर, आप कहेंगे रेड ड्रैगन हेक्टर नामक जहाज से, जो शिपयार्ड थे जहाज, आप कहेंगे सर जो शिप थे उन शिप से ये भारत आता है। ठीक है, ये किसके दरबार में आया था? जहांगीर। क्योंकि 1608 में जिस समय ये कंपनी भारत आई थी, जब ये कंपनी भारत आई थी, कंपनी भारत आई, जब ये कंपनी भारत आई उस समय मुगल शासक कौन था? भारत आई उस समय मुगल शासक, भारत कब आई? 1608 में। और इस समय मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? आप कहेंगे मुगल शासक था भैया जिसका नाम है जहांगीर। क्या नाम है जी? जहांगीर। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं जहांगीर। चलिए, जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दे दी कि कैप्टन विलियम हॉकिंस को, कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। ये पहला ब्रिटिश फैक्ट्री की बात होगी तो भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री 1613 सूरत गुजरात में लगी थी। कहां पर लगी थी जी? गुजरात में लगी थी। क्या ये चीजें आप लोग लिख लेंगे? यहां तक आप लोग लिखेंगे। अब दूसरा अंग्रेज व्यापारी क्या आया है? चलिए, हाँ जी, तो ये बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में ही है, सारी चीजें सीक्वेंस में है। यहां पर बताइए, यहां पर कोई डेट आगे पीछे हुई है क्या? कोई आगे पीछे हुई है? यहां डच की बात हो रही थी तो डचों से युद्ध हुआ था, वो भी मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब कैप्टन विलियम हॉकिंस आ जाता है, उसके बारे में बात हो रही है, तो ये भी आप लोग एक बार लिख लो, जल्दी जल्दी से लिख लो। बताइए भैया, इतना टाइम दे रहा हूं लिखने का, फिर भी आप कहते हैं लिखने का टाइम नहीं दे रहे। क्या होगा आप लोगों का? क्या होगा भाई? चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने, यहां पर सही चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी। चलिए, सिंपल सी चीजें हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बेदरा की लड़ाई किस किस के बीच में हुई? लिखा तो है रॉबर्ट क्लाइव और डच। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? ये अंग्रेज था, ये ब्रिटेन का था। अंग्रेज ब्रिटेन के कहलाए थे। ठीक है, ये अंग्रेज था और ये डच थे, डच हॉलैंड के थे। चलिए, हम लोगों ने सारी चीजें लिख ली। बात आती है टॉमस रो, जिसे थॉमस रो कहा जाता है, इसे स्टीफन थॉमस भी कहते हैं। चलिए, अब बात आ जाती है थॉमस रो या स्टीफन थॉमस, जो 1615 से लेकर 1619 तक भारत में रहा। यह जहांगीर के दरबार में आता है। जहांगीर ने इसे व्यापार करने का अधिकार दिया। हालांकि कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने व्यापार का अधिकार नहीं दिया था। जहांगीर ने व्यापार का अधिकार नहीं दिया विलियम हॉकिंस को, और किसको दे दिया भैया? किसको अधिकार मिल गया? तो आप कहेंगे टॉमस या थॉमस रो को। थॉमस कह ले इसे, थॉमस भी इसी को कहते हैं, स्टीफन थॉमस भी इसी को कहते हैं। व्यापार करने का अधिकार दिया गया और 3 वर्षों तक अजमेर में, मांडू में, इलाहाबाद में राजदूत के रूप में रहा। स्टे एट एम्बेसडर इन अजमेर, मांडू, इलाहाबाद फॉर 3 years। 1623 तक अंग्रेजों ने सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा, अजमेर में अपनी कोठियां स्थापित कर ली। ठीक है कि भाई अंग्रेजों ने अब अपना दबदबा बनाना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने अपना दबदबा बनाना प्रारंभ कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां लेवल बढ़ा दो तो इतना लेवल CGL में भी नहीं आता। हल्का कर दो, आप ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हो। तेज पढ़ा दो, आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो। धीरे पढ़ाओ, आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो। लिख कर पढ़ाओ, आप PDF से नहीं पढ़ा रहे। PDF से पढ़ाओ, आप हाथ से नहीं पढ़ा रहे। तो भैया मैं तो इंसान हूं, ये तो ऊपर वाला भगवान जब इंसानों को संतुष्ट नहीं कर पाया तो मेरी तो खैर क्या ही विसात है। मैं तो खैर एक छोटा सा प्राणी हूं। जब ऊपर वाला भगवान इंसानों को खुश नहीं कर पाया तो मेरी तो खैर कोई औकात ही नहीं है।
चलिए, तो आप लोग भैया, मैं कितना भी कुछ कर लूं फिर भी आप कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी आप लोग जो है कुछ नहीं करेंगे। ये प्रवृत्ति है कि जो जितना आपके लिए करेगा आप उसको उतनी ही भला बुरा कहेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया होगा। 1611 में जो फैक्ट्री लगी थी उसको भैया परमिशन नहीं मिल पाई थी। 1612 में फैक्ट्री लगी, उसको परमिशन नहीं मिल पाई, वो बंद करनी पड़ी। 1613 में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है डैन ईस्ट इंडिया कंपनी। डैन ईस्ट इंडिया कंपनी या डेनिस कंपनी ये कब आते हैं? तो ये 1616 में डेनमार्क से भारत आई थी। इनकी पहली फैक्ट्री तंजौर में लगी थी, पहली फैक्ट्री तंजौर में, दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में लगी थी। डैन ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है भारत में? तो आप कहेंगे सर डैन ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आती है? तो आप कहेंगे सर डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी या डैन ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क से भारत आती है 1600 में, जिन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर तमिलनाडु में लगाई थी। दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर, कहां पर? श्रीरामपुर बंगाल में। श्रीरामपुर को श्रीरामपुर भी कहते हैं, श्रीरामपुर श्रीरामपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, श्रीरामपुर या श्रीरामपुर के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए लिख लीजिए, बहुत बढ़िया जी, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया क्या यहां तक? बताएं, उम्मीद है हाँ जी, बहुत बढ़िया, लिख लिया होगा। सिंपल सी चीजें हैं, बताइए लिख लिया? लिखने के बाद हम जरूर करना कि भैया आपने ये लिख लिया है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोग बात करेंगे ये आपने लिख लिया। बहुत बढ़िया, आगे चलें। गोपाल जी कह रहे हैं सर सुपर से भी ऊपर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए धन्यवाद भैया। चुलबुल जी कह रहे हैं लिखने का टाइम नहीं दे रहे हैं, 1 2 3, और ये 3 भी पूरी लाइन नहीं है। इनको लिखने के लिए मैंने 4 मिनट का टाइम दिया। अब 4 मिनट में भी आप नहीं लिख पाएंगे तो फिर तो आपको भैया अपने आप से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी। यस जी बहुत बहुत धन्यवाद, यस मेरे शेर। चलिए अब बात आ जाती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये लास्ट है आज की कि यूरोपियन कंपनी सबसे बाद में आती है फ्रांसीसी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में भारत आती है। फ्रांस का एक राजा था लुइस 14। लुइस 14 का एक मंत्री होता था जिसका नाम था कोलवर्ट। कोलवर्ट ने प्रयास किया कि जब और देशों की कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं तो फ्रांस क्यों ना भारत आ जाए। तो फ्रांस जब भारत आया तो फ्रांस ने अपनी एक कंपनी भेजी जिसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। ये कोलवर्ट के प्रयासों से कंपनी भारत आई और ये कब आती है जी? 1664 में। कब? 1664 में। इस कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था इंडस ओरिएंटल। इंडस ओरिएंटल। और 1668 में पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में लग गई। 1668 में पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत गुजरात में लग गई। दूसरी 1669 में फ्रेंच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लग गई। तो ये तो आज आपका जो यूरोपियन कंपनियों का आगमन था वो खत्म हुआ। ठीक है, वो खत्म हुआ। चलिए इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मेहनत कर लेना। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी कह रही है सर हम तो पीडीएफ से नोट्स बना लेते हैं और जब आप पढ़ाते हैं ध्यान से पढ़ते हैं। यही तो स्मार्ट वर्क है, इसी को तो स्मार्ट वर्क कहते हैं। और सिलेक्शन भी शिवानी ऐसे ही बच्चों का होता है जो पढ़ते समय ध्यान दें
और बाद में पीडीएफ से नोट्स बना लें, पीडीएफ से पढ़ लें, उसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। लेकिन अरे सर हाथ से लिखकर पढ़ाओ, अरे पीडीएफ से मत पढ़ाओ, इससे पढ़ाओ उससे पढ़ाओ, तो उनका दिमाग उसी में रहता है और उन्हें ईमानदारी से ना तो फिर कुछ समझ में आता है, क्योंकि वो अपने उसी में लगे रहते हैं, ना तो उन्हें समझ में आएगा और ना वो भैया कुछ समझ पाएंगे। बस मेहनत करना ही हमारा काम है। आप करो, हम करें, सब मेहनत करेंगे, सिलेक्शन मिलेगा। आपने कल रिजल्ट देख ही लिया होगा एसएससी जीडी का, क्या भयंकर कट ऑफ गई है। तो आप समझ जाओ कंपटीशन कितना टफ होता जा रहा है। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।